नमस्कार दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। और जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है, आपको भी आइडिया होगा, लेकिन थोड़ा अपन भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अपन अलग अलग पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है अपना है पार्ट ए, जिसमें अपन डेफिनेशन देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसके पर्पज़ क्या है कि क्यों ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है किसी भी पेशेंट में। और इसके अलावा अपन देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं ब्लड के, ठीक है। तो चलिए अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है उसमें लिखा है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ द transfusion of the whole blood or its components such as blood cells or plasma from one person to another person। कहने का मतलब है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एक ट्रांसफ्यूजन है पूरे ब्लड का। ट्रांसफ्यूजन का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना। या तो पूरे ब्लड को अपन ट्रांसफ्यूज कर दें या फिर अपन उसके कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के या कुछ पार्ट है उसको अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें किसी भी नीडी पर्सन में। तो इसमें दो प्रकार के प्रोसीजर होंगे। पहला प्रोसीजर जो है कि डोनर से अपन ब्लड को निकालेंगे, तो एक निकालना भी एक प्रोसीजर है, और डोनर से निकाल के किसी भी रेसिपिएंट में जिस पर्सन को ब्लड चढ़ाना है या ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है उसमें ट्रांसफ्यूज़न की एक प्रोसीजर। तो कुल मिला के इसके दो प्रोसीजर हो गए, एक तो डोनर से ब्लड को निकालने का प्रोसीजर और रेसिपिएंट में ब्लड को डालने का प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे इसके पर्पज़ कि क्या क्या पर्पज़ हैं या क्या पर्पज़ हैं जिससे अपन किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। तो इसमें पहला जो पर्पज़ है वो है कि ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। जैसे किसी भी कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ है किसी भी पेशेंट का और अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड वॉल्यूम है पेशेंट का वो लॉस हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। दूसरा जो है वो है कि हीमोग्लोबिन लेवल है किसी भी, कई बार क्या होता है सीवियर एनीमिया के पेशेंट होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी डाउन चला जाता है। ऐसी कंडीशन में अपन उसको हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए अपन ब्लड का ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। उसके बाद में है टू ट्रीट डेफिशिएंसीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर्स और हीमोफिलिक ग्लोबुलिन एटसेट्रा, कि जैसे प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या कभी कभार क्लोटिंग फैक्टर्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू दोज पर्सन्स हु आर सिक एंड हैविंग लोअर्ड इम्यूनिटी, मतलब ऐसे पर्सन्स में क्या करेंगे अपन एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करवाएंगे जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें पेशेंट्स की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ऐसी कंडीशन में अपन ब्लड के द्वारा एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसके लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। उसके बाद में है टू रिप्लेस द ब्लड विद हेमोलाइटिक एजेंट्स विद फ्रेश ब्लड। कई बार क्या होता है हेमोलाइटिक एजेंट्स जो है वो किसी पेशेंट में होता है उसको रिप्लेस करना होता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि जो RH पॉजिटिव वाला केस जो होता है उसमें हीमोलाइटिक रिएक्शंस किसी पेशेंट में हो रही है तो उसको पूरा ब्लड जो है वो अपन को रिप्लेस करना होता है। ऐसी कंडीशन में भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पेशेंट में करवाएंगे। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द ल्यूकोसाइट काउंट इन द ब्लड एज इन एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनका जो काउंट है उनको इम्प्रूव करते हैं, तो उस कंडीशन में भी अपन ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करवा सकते हैं। नेक्स्ट है टू कम्बैट इन्फेक्शन इन ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया की कंडीशन में भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया जाता है। नेक्स्ट जो है अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो ब्लड है उनमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो हमने
पहले भी देखा है, डेफिनेशन में देखा है कि या तो अपन पूरा ब्लड चढ़ा दें पेशेंट को, या पूरा ब्लड नहीं चढ़ा के उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके जो ब्लड के पार्ट हैं वो अपन पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो इनमें कौन कौन से कंपोनेंट है ब्लड के जो अपन किसी भी पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है ईच यूनिट ऑफ ब्लड इज टेस्टेड फॉर एविडेंस ऑफ हेमोफिली, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस 1 एंड 2 एंड सिफिलिस। देखिए दोस्तों, अपन जानते हैं कि ये जो डिजीज़ कंडीशंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, तो इस ऐसी ये कंडीशंस क्या हैं, ये ब्लड के द्वारा फैलने वाली चीज़ें हैं। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों का टेस्ट करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये ब्लड के द्वारा फैलने वाले डिजीजेज हैं। तो अपन ऐसा करने से पहले अपन इनके ब्लड का जो है वो टेस्ट करेंगे। उसके बाद में है द ब्लड इज देन प्रोसेस्ड इनटू सब कंपोनेंट्स। उसके बाद में जो ब्लड है, टेस्ट करने के बाद में ब्लड्स को सब कंपोनेंट्स में अपन को क्या कर लेंगे, उसको प्रोसेस्ड कर लेंगे। जैसे सब कंपोनेंट्स के कौन से होंगे ब्लड के, एक है होल ब्लड कि पूरा का पूरा ब्लड है। नेक्स्ट है पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसमें आरबीसीज आती हैं। जो सेल है, सेल पार्ट है ब्लड का, वो अपन ट्रांसफ्यूज करेंगे। उसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, और क्रायो प्रेसिपिटेट अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के वो भाग जो अपन ट्रांसफ्यूज किसी भी पेशेंट में कर सकते हैं। और ये जो कंपोनेंट है वो ब्लड के जो रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी भी पेशेंट में जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है, पूरे ब्लड की रिक्वायरमेंट है। जैसे वॉल्यूम डेफिशिएंसी है तो पूरा ब्लड अपन उसको दे रहे हैं, या किसी क्लोटिंग फैक्टर की कमी है तो अपन क्लोटिंग फैक्टर के लिए अलग से दे रहे हैं। किसी एंटीबॉडी की ज़रूरत है तो अपन एंटीबॉडी के लिए अलग से उसका कंपोनेंट दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं होल ब्लड। तो दोस्तों, होल ब्लड में क्या है, ये क्या करते हैं, अनसेपरेटेड ब्लड है, मतलब इसको सेपरेट नहीं करते हैं, ये पूरा का पूरा ब्लड है। कंटेनिंग एन एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में रखते हैं। जैसे पूरा ब्लड होता है उसको सेपरेट नहीं करते हैं, कुछ भी उसका नहीं निकालते हैं, उसके साथ में इसको एंटीकोगुलेंट उसमें रखते हैं, ताकि वो प्रिजर्वेटिव के रूप में लॉन्ग टाइम तक अपने पास में वो कोई रिएक्शन नहीं हो। क्योंकि अपन जानते हैं कि ब्लड को अगर सीधा ब्लड निकाला हुआ है, उसमें कुछ टाइम बाद में हेमोलाइटिक रिएक्शंस हो सकती हैं, जिससे वो ब्लड पूरा ख़राब हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो होल ब्लड होता है वो एक प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन के साथ में रखा जाता है, जिसको जो एंटीकोगुलेंट होता है। तो इसमें क्या होता है होल ब्लड में, 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड कंटेंट्स, जैसे एक यूनिट है आपका, एक यूनिट है, उसमें क्या क्या होता है, 450 ml ऑफ डोनर ब्लड। जैसे किसी भी डोनर से ब्लड लिया, वो कितना ब्लड निकालेंगे एक यूनिट के नाम से, 450, और उसमें 50 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस मिला देंगे। तो टोटल हो गया 500 ml, लेकिन डोनर से अपन लेंगे 450 ml। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कई बार आता है कि एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो आपका आंसर होगा 450 ml। ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट में जो होल ब्लड है उसमें और क्या होंगे, अपन जानते हैं 450 ml तो डोनर का ब्लड हो गया, इसके अलावा 50 ml एंटीकोगुलेंट मिला दिया। इसके अलावा हेमोग्लोबिन जो होता है इसका, वो 12 ग्राम पर ml होता है, मतलब 1 ml में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, लगभग, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग 12 ग्राम पर ml। एंड हेमेटोक्रिट 35 to 45% उसमें हेमेटोक्रिट होगा, और कोई फंक्शनल प्लेटलेट उसमें होगी नहीं। ठीक है। तो ये हो गया अपना होल ब्लड। नेक्स्ट जो आता है, होल ब्लड के बारे में ही देख रहे हैं कि इसको स्टोर कैसे करेंगे। भाई होल ब्लड, डोनर से ब्लड निकाला है तो उसको ऐसा तो है नहीं तुरंत लगा रहे हैं, तो कुछ टाइम तक अगर स्टोर करना पड़े तो अपन को आइडिया होना चाहिए कि अपन कितना डिग्री पे उसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर जो है इसको +2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिमूवल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कंप्लीटेड विद इन 4 hours ऑफ कमेंसमेंट बिकॉज चेंज इन द कंपोजिशन में ऑकर्स। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि अगर ब्लड को डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो उसमें कुछ हीमोलाइटिक रिएक्शंस हो सकती हैं, ब्लड में कुछ चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज या मेटाबॉलिक चेंज हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, जो
जो अगर मान लो रेफ्रिजरेटर में ब्लड को रखा है तो रेफ्रिजरेटर में ब्लड को निकालने के 30 मिनट के अंदर अपन को उसको ट्रांसफ्यूज करना होता है। वो अपन आगे बताएंगे, आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि कितनी देर तक या कितने टाइम तक पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करना है, स्टार्टिंग में कितने टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, उसके बाद में किस हिसाब से करना है, ये सब हम आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। और इसके अलावा ये है कि 4 आवर और कमेंसमेंट ऑफ किसी भी ब्लड, जैसे मान लो डोनर से आपने 12 बजे ब्लड निकाला है और 12 बजे ब्लड निकाला है तो उसको 4 बजे तक, मैक्सिमम 4 बजे तक अपन क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से उसमें सेल मेटाबॉलिज्म के चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये इससे पहले हुआ अपना होल ब्लड, नेक्स्ट आया है पैक्ड सेल, पैक्ड रेड सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैक्ड रेड सेल्स आर सेल्स दैट आर स्पन डाउन एंड कंसनट्रेटेड। देखिए अपन कई बार अपन ब्लड निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ देर बाद में, जैसे अगर अपन उसको घुमा देते हैं, सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज़ करने पर जो ब्लड सेल्स हैं वो उसमें नीचे बैठ जाती हैं, सतह पर बैठ जाती हैं, और जो प्लाज्मा है वो उसका ऊपर आ जाता है। तो जो पैक्ड रेड सेल्स है वो कंसनट्रेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो ब्लड है, उसका जो सेल्स पार्ट है, पैक्ड रेड सेल्स पार्ट है, आरबीसीज है, वो नीचे प्रेसिपिटेट हो गई है, वो पार्ट होता है उसका। तो द यूनिट ऑफ पैक्ड रेड सेल्स इज अप्रोक्स 330 ml एंड हैज़ हेमेटोक्रिट ऑफ 50 to 70%। देखिए होल ब्लड जो होता है उसमें अलग कंसंट्रेशंस होती है, इसमें जो होता है 1 यूनिट में जो पैक्ड रेड सेल्स होती है उनमें लगभग 330 ml रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और इसके अलावा 50 to 70% जो होता है वो हेमेटोक्रिट होता है। दे आर स्टोर्ड इन ए SAGM सोल्यूशन। कहाँ स्टोर किया जाता है, जो पैक्ड रेड सेल्स हैं उनको सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, ये एक सोल्यूशन है जिसमें इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसमें क्या होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम होल ब्लड एंड स्टोर्ड एट 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करते हैं। विद ए 2 ईयर ऑफ सेल्फ लाइफ। दोस्तों इसमें 2 ईयर बताया, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा है इसका वो 1 ईयर ऑफ सेल्फ लाइफ है। इट इज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोगुलोपैथिक हेमरेज। किसी भी पेशेंट है, जैसे कोगुलोपैथिक हेमरेज का पेशेंट है, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अपन को ट्रांसफ्यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट दोस्तों जो होता है वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से ही अपन उसको निकालते हैं। उसको क्या करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में ही जो क्लोटिंग फैक्टर है, स्पेशली 8 क्लोटिंग फैक्टर और फाइब्रिनोजन, उसको अलग किया जाता है। वो स्पेशली जैसे हीमोफीलिया ए का जो पेशेंट होता है उसमें क्रायोप्रेसिपिटेट उसमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है किसी भी पेशेंट को। ठीक है, किसी भी पेशेंट में फाइब्रिनोजन नहीं है तो उसमें भी अपन क्या करेंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे।